माय नेम इज प्रीति सैनी एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लैट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। देखिए ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हर लॉ स्टूडेंट को क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इस केस के बेसिस पे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया गया था। ओके तो ये केस है वो हर लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए, इसकी डिटेल्स पता होना चाहिए कि इस केस में क्या हुआ था, कितने इसके अंदर वो जो जजेस हैं वो बैठे थे और कितने दिन ट्रायल चली, ये सब चीजें और इसके की इम्पैक्ट क्या निकल के आए इंडिया के अंदर, वो सब चीजें आपको इस केस के बारे में एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं। देखिए केशवानंद भारती केस ये हुआ था साल 1973 के अंदर। ओके और इसका जो जजमेंट आया था उसकी डेट थी अप्रैल 24, 1973। इसके अंदर 13 जजेस की बेंच थी, ठीक है, और ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है अभी तक के इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री के अंदर। 13 जजेस एक केस की सुनवाई के लिए बैठे हो, तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट केस रहा होगा। ओके इसके वर्डिक्ट के अंदर जो 7-6 की मेजोरिटी थी, मतलब 7 जो थे वो थे फेवर में और जो 6 थे वो थे अगेंस्ट में। ठीक है अब इस केस को देखिए डिटेल से पढ़ते हैं। इसके अंदर पेटिशनर थे वो थे स्वामी केशवानंद भारती। ये बेसिकली हमारे हेड थे एडिनर मठ जो है हमारा, इसको एक तरीके से आप हिंदू मोनेस्ट्री बोल सकते हैं, उसके क्या थे ये हेड थे केरला के अंदर। इसमें केस में क्या हुआ था, जो केरला गवर्नमेंट है ना उसने एक लैंड रिफॉर्म एक्ट पास किया 1969 के अंदर। ठीक है और इस लैंड रिफॉर्म एक्ट के में उन्होंने ये बोला कि जो मठ की जो जमीन है ना, जो लैंड है मठ का, वो क्या है हम एक्वायर करेंगे फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे स्वामी जी थे वो क्या हुए, पेटिशन करने के लिए गए कहाँ पे, अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उन्होंने कौन से आर्टिकल को मेंशन किया इसमें, आर्टिकल 26 जो राइट देता है राइट ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज प्रॉपर्टी। मतलब जो मठ की जो प्रॉपर्टी है वो हम रिलीजियस वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास राइट है उसको मेंटेन करने का। ठीक है इस बेसिस पे वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ठीक है अब देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो इसमें रेज हुए थे वो पहला ये था, ये निकल के आया, डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने की, इसको चेंज करने की। ओके सेकंड क्वेश्चन निकल के आता है, कैन पार्लियामेंट अमेंड और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी ले सके, क्योंकि जो आर्टिकल 26 है वो फंडामेंटल राइट्स में आएगा। ओके अगर मतलब और अगर आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो क्या पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो इतना ऊपर है क्या कि आपके फंडामेंटल राइट्स को भी ले सके। ओके थर्ड इज देयर अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कांट बी अमेंडेड। मतलब क्या हमारे पास में एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन की जिसे कोई भी अमेंड नहीं कर सकता। ओके तो ये 3 क्वेश्चन का जवाब हमें किस में मिलता है, इस केस के वर्डिक्ट में मिलता है। अब देखिए ये केस हुआ उससे पहले क्या टाइमलाइन थी, ये केस तक हम कैसे पहुंचे वो देखिए। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें एक्सक्लूडेड लैंड रिफॉर्म लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यूज। मतलब जो लैंड रिफॉर्म के जो भी लॉ बनते हैं ना उनको जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया गया, उसके ऊपर जुडिशरी कुछ नहीं करे। जुडिशियल रिव्यू का मतलब देखिए क्या होता है, कोई भी लॉ बनता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं वो रिव्यू करते हैं कि ये जो लॉ है वो क्या फंडामेंटली सही बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनली सही बनाया है, क्या इससे किसी भी हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या पार्लियामेंट ने इसको अपने दायरे में ही बनाया है, क्या उसके पास पावर है इस लॉ को बनाने की। ये पूरा रिव्यू करती है कौन, जुडिशरी। ओके तो ये जुडिशरी रिव्यू करेगी, उसके बाद में उसको परमिशन मिलेगी कि हाँ ये लॉ पास तो हो गया। मतलब कोई कई केसेस में ऐसा भी होता है कि
अगर लॉ पास हो गया, लॉ बन भी गया, उसके बाद में जुडिशियल रिव्यू हुआ कि नहीं ये गलत है, तो उस लॉ को वापस से क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। ओके, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि जो लैंड रिफॉर्म के जितने भी लॉज है ना हमारे, उन सब को क्या करो आप, जुडिशियल रिव्यू से हटा दो, जुडिशियल उसको रिव्यू नहीं कर पाएगी। ओके, 1967 गोलकनाथ केस आया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पार्लियामेंट कांट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 1967 में केस आया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जो पार्लियामेंट है ना वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती। मतलब फंडामेंटल राइट्स आपके कहां से, 13 से लेके जो 32 तक के फंडामेंटल राइट्स है उनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। फिर 71 में केस आया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट गेव इटसेल्फ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो इसका काउंटर किससे हुआ, 1971 से। 1971 में पार्लियामेंट ने खुद को ही पावर दे ली। ठीक है, उसने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट में खुद को पावर दी कि जो पार्लियामेंट है ना वो किसी भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। ओके, मेजोरिटी से उसको पास करा सकती है। तो और उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को भी इंक्लूड किया। मतलब 67 में तो बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और 71 में उन्होंने अमेंड करके बोल दिया कि नहीं हम तो फंडामेंटल राइट से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। ओके, फिर आया 73 में हमारा लैंडमार्क केस केशवानंद भारती वर्सेस केरला केस, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एंड अमेंडमेंट्स। जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, इनको उन्होंने चैलेंज किया। ओके, अब देखिए इस केस के जो वर्डिक्ट है वो आया था अप्रैल 24, 1973 में। अब उसमें क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ किसका, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें शामिल करेंगे और वो हमारी वैसे की वैसी ही रहेंगी, उनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती। तो ये चीज का इंट्रोडक्शन हुआ। द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। जो हमारा आर्टिकल 368 है वो पावर देता है पार्लियामेंट को क्या, अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, बट इट कांट अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पर इस आर्टिकल में इतनी पावर भी नहीं है कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर को वो हिला सके। ओके, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी पार्ट में चेंज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो फंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक सेक्युलर कंट्री हैं तो आपके अमेंडमेंट से वो सेक्युलर कंट्री ही रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम सेक्युलर कंट्री ना कहलाएं। ओके, तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई। अब इसमें मेजोरिटी डिसीजन क्या हुआ कि 7 जजेस रूल्ड दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिट टू पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, और 6 जजेस हेल्ड दैट पार्लियामेंट्स पावर वाज अनलिमिटेड। मतलब 7 ने तो बोला कि नहीं पार्लियामेंट के पास में लिमिटेड पावर ही है, और 6 ने बोला कि नहीं पार्लियामेंट के पास में अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट की आर्टिकल 368 के तहत। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कितनी भी अनलिमिटेड अमेंडमेंट कर सकती है। 6 ने तो ये बोला और 7 ने बोला कि नहीं उनके पास लिमिटेड पावर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकते, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं ला सकते जिससे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो। तो 7 ने ये बोला और जो 7 ने बोला वो मेजोरिटी हो गई, तो ये केस वो जीत गए। अब क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि हमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, कि हम एक कोई भी ऐसा रूल नहीं बना सकते जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, हमारे लिए सब कुछ है, ये पूरा कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे टिका हुआ है। हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई लाइनों के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे कोई भी रूल बने, कैसे हमारी पार्लियामेंट होगी, कैसे हमारे लेजिस्लेचर होगा, कैसे हमारी गवर्नमेंट चलेगी, कैसे हमारे इलेक्शंस होंगे, हर चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे टिकी हुई है, तो वो हमारा सुप्रीम है। ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान सुप्रीम नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ओके, और वो हमेशा बना रहना चाहिए। सेकेंड इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, आपको पता है,
डेमोक्रेटिक कैसे हैं? क्योंकि हम हमारा हेड खुद चुनते हैं, 18 के बाद में हम वोट करते हैं, हमारे लीडर्स खड़े होते हैं, उनको हम अपनी इच्छा से वोट करते हैं और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। आप ऐसा कोई लॉ नहीं ला सकते कि आप मोनार्की कर दो यहाँ पे, ओके, ऐसा नहीं हो सकता। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर क्या होता है? कि हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, वी आर सेक्युलर कंट्री, ओके। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो वाला कंसेप्ट इंडिया में चलता है, तो ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है? देखो कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक तो सेंटर है, ठीक है, उसके बाद में हमारे पास स्टेट भी है, ठीक है। हमारे पास सेंटर के अंदर पार्लियामेंट है, ठीक है, स्टेट में हमारे पास लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ, हमारे पास में पावर का डिवाइड है, ठीक है। सेंटर है वो पूरा सबको रूल कर रही है, लेकिन जैसे राजस्थान है, वो राजस्थान की अपनी सरकार चल रही है, कर्नाटक है उसकी अपनी गवर्नमेंट है, हरियाणा की अपनी गवर्नमेंट है, वो अपने स्टेट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से रूल्स भी बनाते हैं, रेगुलेशंस भी बनाते हैं, जिनको वो फॉलो भी करते हैं। कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें होती हैं वहां पे भी, और उनके ऊपर एक हमारे पास में क्या है, हेड भी है, सेंटर भी है, ओके। तो ये है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, हमारे पास एक पार्लियामेंट है और एक हमारे पास जुडिशरी है, जुडिशरी का पावर अलग है, पार्लियामेंट का पावर अलग है, ये है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म वही है कि हमने डिवाइडेशन ऑफ हमारा काम कर रखा है, हमारे पास सेंटर है, हमारे पास स्टेट है, हमारे पास में जो हमारे यूटीज हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, अपनी गवर्नमेंट है, वहां पे लोग अपना हेड खुद चुनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे फेडरलिज्म में आती हैं। जुडिशियल रिव्यू मैंने समझा दिया कि कोई भी लॉ बनेगा उसे जुडिशरी क्या करेगी, रिव्यू करेगी, ओके, तभी वो क्या होगा, पास होगा उसको, वरना नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अब क्या है, जुडिशरी है क्या करती है, काउंटर करती है बेसिकली। देखिए पार्लियामेंट खुद पावरफुल है, ठीक है, और जुडिशरी भी खुद अपने अपने पावरफुल है। अगर पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया, ओके, अब देखिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो उसका क्या नुकसान होगा। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया, कोई अमेंडमेंट कर दिया, अगर जुडिशरी के पास इंडिपेंडेंस नहीं है तो क्या वो इसको रिव्यू कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, उसके पास उतनी पावर ही नहीं बचेगी। वो क्या करेगी, वो पार्लियामेंट जो बोलेगी उसको करना पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास खुद के पावर्स नहीं है, क्योंकि ठीक है, रूल्ड बाय पार्लियामेंट हो जाएगी वो, ओके। तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आप नहीं छीन सकते। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो एक ह्यूमन को ह्यूमन बनाते हैं, और वो आप हमसे नहीं ले सकते, वो इंडिया का बेस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ओके। तो ये फंडामेंटल राइट्स है जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में क्या करे गए हैं, इंक्लूड करे गए हैं, ओके। अब है सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट, क्या हुआ सिग्निफिकेंस, क्या उसके इम्पैक्ट आए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या आया, सेट द फाउंडेशन दैट पार्लियामेंट्स पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब कि इनके पास में अनलिमिटेड पावर नहीं है, इनके भी लिमिटेशंस हैं। जुडिशरी रूल में क्या आया, gave the Supreme Court the power to strike down constitutional amendments that violate the basic structure, मतलब जुडिशियल रिव्यू इनको मिल गया, ठीक है, ये इनके पास पावर। सेकेंड लास्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, इनके थ्रू हमने अपनी डेमोक्रेसी को कैसे बचाया। देखिए एंश्योर दैट इवन मेजोरिटी गवर्नमेंट कांट डिस्ट्रॉय द कोर प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट आई है, सीट्स उसकी मेजोरिटी में है, पार्लियामेंट में सीट्स उसकी मेजोरिटी में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर कोई लॉ पास कर देंगे, नहीं, वो लॉ पास कर पाएंगे, वो वही पास कर पाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ओके। तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद और क्या केसेस हुए, देखिए इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण अपहेल्ड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स, ठीक है, मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट्स में भी जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने वो शामिल किया। मिनर्वा मिल्स एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, लिमिटेड पार्लियामेंट्स पावर अंडर आर्टिकल 368, मतलब 368 में क्या है, पावर ऑफ अमेंडमेंट दी हुई है उनको, ठीक है, लेकिन उसमें भी उसकी पावर को क्या कर दिया गया,
लिमिट कर दिया गया कि नहीं, आप ऐसा कोई लॉ नहीं अमेंड कर सकते जिसकी वजह से हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को कुछ भी हानि हो, कुछ भी नुकसान हो। ठीक है। थर्ड इज एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994, रीइंफोर्समेंट सेकुलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब सेकुलर कंट्री है हम, ये उन्होंने हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में डलवा दिया। ओके। अब है फोर्थ आईआर कोले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 केस, rule that the law placed in the 9th schedule are still subjected to judicial review if they violate the basic structure। देखो हमारा 9th शेड्यूल है, हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उसमें जो 9th शेड्यूल है ना, उसमें अगर हम कोई भी चीज डाल देते थे ना, तो क्या हो गया बेसिकली, उसके ऊपर फिर बाद में जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस केस के बाद में ये हुआ कि अगर आप 9th शेड्यूल के अंदर भी आगे चीजें डालते हो तो उनको भी हम जुडिशियल रिव्यू कर पाएंगे। ठीक है। अगर उसमें आपने कुछ ऐसी चीज करी है, ऐसा अमेंडमेंट करा है जिसकी वजह से कोई भी आपके फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही नहीं है, तो वो जुडिशियल रिव्यू की उनको पावर मिल जाती है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस केस का? द केशवानंद भारती जजमेंट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। इसका मतलब अब मैंने बताया ना आपको कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारा गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस चीज के ऊपर पूरे केस लड़ने हैं ना आपको, जिस चीज के लिए, वो सारी क्या है, उनका ये गार्डियन है ये केस। इट एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ही हमारे लिए सुप्रीम है, हमारी पार्लियामेंट नहीं है। और पार्लियामेंट कैसे सुप्रीम हो सकती है? सोचिए, हर 5 साल में तो सरकार चेंज होती है, उसको कहें का सुप्रीम बना दो आप? नहीं, चीज ऐसी सुप्रीम होती है जो चेंज नहीं होती है। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही सब कुछ होता है हमारे इंडिया के अंदर, तो ये हमारा सुप्रीम है। It saved Indian democracy by preventing any political party from amending the constitution in a way that would destroy its core value। ठीक है, कोर वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। कोई भी पार्टी ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जिसकी वजह से हमारी जो कोर वैल्यूज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोर उसका स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये केस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही कुछ केसेस को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।